हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रेसिपिटेशन के गैसियस फॉर्म का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ओस, कोहरा इत्यादि के विषय में बात की थी। आज हम जो वर्षण का द्रव रूप होता है, लिक्विड फॉर्म में जो रेनफॉल जिसको हम कहते हैं, तो हम वर्षा के विषय में जानेंगे। वर्षा कैसे होती है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, इन सब बातों पर इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्षा किसको कहते हैं। आपको पता है कि वर्षा होने के लिए सबसे ज़रूरी दो चीज़ें होती हैं। एक तो जलवाष्प का वायु में होना। अगर जलवाष्प हवा में नहीं होगी तो वर्षा संभव नहीं है। दूसरी चीज़ है कि किसी कारण से उस जलवाष्प का संघनन हो, जिसकी वजह से वो जलवाष्प द्रव रूप में तब्दील होकर के बारिश के रूप में हमें प्राप्त हो सके। तो दो बातें सबसे आवश्यक हैं। वर्षा किसको कहते हैं? अगर आपसे सिंपल शब्दों में पूछा जाए कि क्या है वर्षा, तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लें कि वर्षा जो है वर्षण का एक रूप है। रेनफॉल जो है वो प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है। कौन सा टाइप है? लिक्विड फॉर्म में जब प्रेसिपिटेशन होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। कैसे होती है वर्षा? वर्षा होने के लिए आवश्यक है कि हवा में जलवाष्प हो और वो हवा किसी कारण से ऊपर की तरफ गति करे, ऊपर जाए किसी कारण से। अभी हम उन कारणों पर बात करेंगे कि हवा किन कारण से ऊपर जाती है। तो अगर किसी भी कारण से वायु ऊपर जाती है, गर्म वायु, और जिसमें नमी है यानी ह्यूमिड है, तो वह ठंडी होगी क्योंकि उसका फैलाव होगा। ठंडी होने की वजह से उसमें सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा जब सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो जाएगी। तब हम कहेंगे वायु संतृप्त हो गई है और इस सिचुएशन में संघनन प्रारंभ हो जाएगा और जो जलवाष्प है वो जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। शुरू में बूंदें छोटी छोटी होती हैं, इस वजह से वो हवा में तैरती रहती हैं, जिसको हम बादल कहते हैं। जब धीरे धीरे संघनन और तेज़ होता है, कहने का मतलब है तापमान और गिरता है, जिससे जल की बूंदें बड़ी होने लगती हैं और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरने लगती हैं। इसी को वर्षा कहा जाता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक वाक्य में लिखी हुई है। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं कि वर्षा कैसे होती है। वर्षा होने के लिए सबसे पहले हमारे पास गर्म एवं आर्द्र वायु होनी चाहिए। किस प्रकार की हवा होनी चाहिए हमारे पास? हमारे पास होनी चाहिए गर्म एवं आर्द्र वायु। आर्द्र वायु, वार्म एंड ह्यूमिड एयर। ये सबसे पहली शर्त है कि हवा में ह्यूमिडिटी होना अनिवार्य है। ये धरातल है हमारा, धरातल पे किसी भी कारण से अगर गर्म और नम हवा ऊपर की तरफ जाएगी, ये जो गर्म और आर्द्र वायु है, इसमें क्या हुआ, ये किसी कारण से ऊपर जाती है। अब वो कारण क्या है वो हम आगे भी डिफाइन करेंगे। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कारण से हवा का ऊपर उठना। अब देखिए, कभी कभी हवा अत्यधिक गर्म होकर के संवाहनी धारा के रूप में ऊपर जाने लगती है। किसी टाइम पे कोई हवा है जो पर्वत से टकरा करके और उसके ढाल के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, और कभी कभी चक्रवात के कारण भी हवा ऊपर की तरफ गति करती है। तो जब हवा ऊपर की तरफ गति करती है तो उसके आयतन में प्रसार होता है, वो फैलती है और फैलाव की वजह से उसके तापमान में गिरावट होती है। पीछे कई क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। इसको कहते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट, यानी कि रुद्धोष्म ताप ह्रास। रुद्धोष्म ताप ह्रास जो होता है वो जो ह्यूमिड एयर होती है, यानी जो नम हवा होती है, उसके लिए 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। इतने गति से जो है हवा ठंडी होती है। तो गर्म एवं आर्द्र हवा ऊपर उठेगी तो हवा में फैलाव होगा। हवा में फैलाव, और इस कारण से क्या होगा, तापमान में गिरावट।
तापमान में कमी होगी। जब भी हवा ऊपर जाएगी तो उसके तापमान में गिरावट होगी, क्योंकि उसके आयतन में वृद्धि होगी। और पीछे के कॉन्सेप्ट की क्लास में, ह्यूमिडिटी की क्लास में आपने पढ़ा था कि जब हवा के तापमान में गिरावट होती है तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो यहाँ पर तो हवा गर्म थी, तो निश्चय है कि उसने ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प को ग्रहण कर लिया होगा। लेकिन जब तापमान में कमी आई तो जलवाष्प को धारण करने की क्षमता कम हो गई। इसकी वजह से जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो बढ़ने लगेगी। तो हवा में फैलाव की वजह से क्या होगा, तापमान गिरेगा और सापेक्षिक आर्द्रता, इसीलिए मैंने ये सभी चैप्टर आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH में वृद्धि होगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगेगी, क्योंकि उसकी जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है वो गिरने लगेगी। सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और जिस ताप पर सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है उस ताप को कहते हैं ओसांक। और जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो उस वायु को कहते हैं संतृप्त वायु। सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी और ओसांक बिंदु आ जाएगा। ओसांक बिंदु एक ऐसा टेम्परेचर का एक पॉइंट है जिसे ओसांक बिंदु कहते हैं। ओसांक बिंदु पे क्या होगा, RH बराबर कितना हो जाएगा, 100%। इसका मतलब है कि संतृप्त वायु, संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर, हवा संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त हवा किसको कहते हैं, संतृप्त हवा वो होती है जिसमें जितनी उसकी क्षमता जलवाष्प को धारण करने की है उसी के बराबर उसमें जलवाष्प उपस्थित हो, तो उसको संतृप्त कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितनी जिसकी क्षमता होती है उतनी उसमें जलवाष्प आ जाती है कहीं से। आपने देखा कि हवा वही है, पहले ये गर्म थी तो इसकी क्षमता ज़्यादा थी। मान लेते हैं कि इसकी क्षमता थी 100 ग्राम और इसमें ह्यूमिडिटी जो थी वो 20 ग्राम थी, तो यहाँ पर तो संतृप्त नहीं थी क्योंकि उसकी क्षमता 100 ग्राम की थी, लेकिन उपस्थित 20 ग्राम ही थी। ये हवा 20 ग्राम जलवाष्प को लेकर के ऊपर उठने लगी, तापमान गिरने लगा। तापमान गिरेगा तो उसकी क्षमता कम होगी, यानी कि जो क्षमता 100 ग्राम थी वो क्षमता गिर करके 20 ग्राम पे आ गई, और ये ऑलरेडी 20 ग्राम जलवाष्प लेकर ऊपर चल रही थी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्षमता भी 20 ग्राम होगी और जलवाष्प की उपस्थिति भी 20 ग्राम है, इसीलिए यह वायु संतृप्त हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। और जब वायु संतृप्त हो जाती है, RH 100% उसको कहा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तब संघनन प्रारंभ होता है। संघनन की क्रिया यहाँ से प्रारंभ होगी, इसके बाद होगा संघनन। अब संघनन में हमने आपको बताया है कि संघनन हो सकता है कि इस सिचुएशन तक पहुँचते पहुँचते तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया हो सकता है कि 0 से ज़्यादा हो, अभी 4 डिग्री, 6 डिग्री, 15 डिग्री, जो भी हो सकता है। तो ये निर्भर करेगा कि संघनन की प्रक्रिया कितने तापमान पर शुरू हुई, उसी हिसाब से आगे क्या बनेगा ये हमने आपको समझाया था। अगर तापमान 0 डिग्री या उससे कम हो गया है तो फिर हिमपात और ओलावृष्टि इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर हम वर्षा को समझ रहे हैं, तो इसमें जो ये संघनन की क्रिया है वो अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान पर ही हो रही होगी, ताकि द्रव अवस्था में ही पानी आ सके। संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया में इसमें जो जलवाष्प है वह वायु में उपस्थित धूल कणों के आसपास लिपट करके छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, संघनन होगा। और संघनन में क्या होगा, जो जलवाष्प है, जलवाष्प जो है वो एक टर्म याद रखिएगा, आर्द्रताग्राही, आर्द्रताग्राही नाभिकों के चारों ओर एकत्रित होकर जल बूंदें बनाएंगी।
जल बूंदें बनाती हैं, इसी को संघनन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो टर्म आया है आर्द्रताग्राही नाभिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ये क्या होते हैं? ये होते हैं धूल कण। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब है धूल, धुआं, नमक, परागकण, ये सब चीज़ें जो होती हैं यही आर्द्रताग्राही नाभिक हैं। ये सब हवा में होता है। हवा में धूल के कण होते हैं छोटे छोटे, धुआं के कण होते हैं और पेड़ पौधों के पराग कण होते हैं। समुद्र से उड़ने वाला नमक जो होता है वो भी हवा में उपस्थित होता है। ये ज़रूरी होता है जल की बूंदें बनने के लिए। जब हम ओस को पढ़ रहे थे तो ओस बनते वक्त इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओस बनते वक्त जो है वो सीधे धरातल पर ही संघनन हो जाता है। लेकिन यहाँ हवा में ऐसे ही जलवाष्प द्रव में तब्दील नहीं हो सकती है, उसको कोई एक आधार चाहिए होता है जिससे वो चिपक करके जल की बूंद बन सके। तो वो आधार प्रोवाइड कराते हैं धूल, धुआं के कण, पराग के कण, ये सब चीज़ें। तो इनसे जो है लिपट करके जलवाष्प जो है वो एकत्रित हो जाती है, छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं। शुरू में ये वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इससे जो है क्या बनता है? बादल बनता है। और बादल से जो है बाद में वर्षा प्रारंभ हो जाती है, रेनफॉल शुरू हो जाता है। रेनफॉल कब शुरू हो जाता है? देखिए, शुरू में छोटी छोटी बूंदें बनती हैं, लेकिन बाद में यही बूंदें धीरे धीरे आपस में जुड़ करके बड़ी हो जाती हैं और उसमें जलवाष्प आ जाती है, जिससे कि वो अब ऊपर तैरती हुई नहीं रह सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण उनको नीचे खींच लेता है, वो नीचे गिरने लगती हैं और इसी को कहा जाता है वर्षा होना। तो ये वर्षा होने की एक जो है प्रक्रिया है। और यही प्रक्रिया कोई भी वर्षा हो रही हो, किसी भी प्रकार की वर्षा हो रही हो, चाहे वो पर्वतकृत यानी ओरोग्राफिक हो, चाहे वो साइक्लोनिक रेन हो, फ्रंटल रेन हो, या फिर आप जो है संवहनी वर्षा हो, कन्वेक्शनल रेन हो, किसी भी प्रकार की वर्षा हो, वर्षा होने के लिए जो प्रक्रिया है वो यही होती है सभी वर्षा में। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब एक ही प्रक्रिया होती है तो फिर ये अलग अलग वर्षा के रूप क्यों हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कारण। किस कारण से हवा ऊपर उठती है? बस ऊपर के जितनी प्रोसेस है वो सभी वर्षा में एक समान होता है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब भी सभी में यही चीज़ें रहेंगी। बस इस कारण को आपको अलग से समझना है। इस कारण, किस कारण से हवा ऊपर गई। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आई हैं। वर्षा होने के लिए सबसे आवश्यक दो चीज़ें क्या हैं? देखिए, सबसे पहले देखें कि वर्षा के लिए अनिवार्य कारण क्या है, अनिवार्य तत्व क्या है? अनिवार्य तत्व दो चीज़ें वर्षा के लिए सबसे ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो वर्षा नहीं हो सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि वायु में जलवाष्प होना। जलवाष्प यानी वाटर वेपर। अगर जलवाष्प हवा में है ही नहीं तो फिर संघनन के फलस्वरूप जल की बूंदें कहाँ से आएंगी? तो वर्षा हो ही नहीं सकती है। ये जलवाष्प हवा में कहाँ से आती है, इसके लिए हमने पीछे आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है वाटर वेपर वगैरह से रिलेटेड। जलवाष्प जो है वाष्पीकरण के माध्यम से नदियाँ, तालाब, समुद्र, झील, जो भी जल स्रोत होते हैं, सागर, महासागर, इनसे वाष्पीकृत होकर के, इवोपरेट होकर के हवा में पहुँचती है। अब सिर्फ जलवाष्प के आ जाने से वर्षा नहीं होगी, हवा का ऊपर जाना ज़रूरी है। जब तक हवा ऊपर नहीं जाएगी तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। तो वायु का ऊपर जाना, ये दूसरा फैक्टर है, वायु का ऊपर उठना। क्योंकि जब हवा ऊपर उठेगी तभी जो है उसके तापमान में गिरावट आएगी, तभी उसका जो है वायु संतृप्त होगी, संघनन होगा और फिर बादल बनेंगे और वर्षा होगी। तो ये दो सबसे अनिवार्य तत्व हैं वर्षा होने के लिए। अब
वर्षा कितने प्रकार की होती है वो निर्भर करता है कि किस कारण से हवा ऊपर उठती है। तो आप इसको ऐसे लिख लें कि हवा के ऊपर उठने के कारण के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। हवा के ऊपर उठने के कारण के आधार पर वर्षा के प्रकार। यहाँ पे आपको 3 प्रकार की वर्षा पढ़नी है। देखिए, हवा किस कारण से उठ रही है। अगर हवा गर्म होकर के संवाहनी धारा के रूप में ऊपर उठ रही है तो उसको संवाहनी, उस कारण से जो वर्षा होगी उसे हम संवहनी वर्षा कहेंगे। अभी इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। अब कुछ भी नहीं समझाना है, सिर्फ कारण की व्याख्या करनी है। ऊपर की जो प्रक्रिया है वो सभी वर्षा में एक ही जैसी है, आपको यही पढ़ना होता है। संवहनी वर्षा अंग्रेजी में इसे कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरी वर्षा होती है पर्वतकृत, यानी पर्वत के कारण, पर्वतकृत वर्षा। इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। और तीसरी वर्षा होती है चक्रवात के कारण, इसको चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। चक्रवातीय वर्षा, या इसको एक और नाम देते हैं, फ्रंट बनते हैं इसमें, वाताग्री वर्षा। इसको वाताग्र या वाताग्री वर्षा कहा जाता है, या सीमांत वर्षा भी कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल, और या फिर इसे कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। तो 3 प्रकार की वर्षा जो है होती है। तीनों ही प्रकार की वर्षा में वर्षा होने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो यही है, इसीलिए हमने इसको आपको अलग से समझा दिया। सिर्फ क्यों हवा ऊपर जाती है उसको आपको समझना है। तो चलिए एक एक करके इसे हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले संवहनी वर्षा को समझेंगे। कन्वेक्शनल करंट क्या होती है इसको पहले समझें। हवा जो होती है, हवा जब गति करती है तो उसकी 2 दिशाएं हो सकती हैं। या तो वो ऊर्ध्वाधर गति करती है ऊपर की तरफ, या फिर क्षैतिज गति करती है। तो उसके हिसाब से उसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे वायु है, जब क्षैतिज गति करती है हॉरिजॉन्टल तो इसे पवन कहा जाता है। जब हवा चलती है क्षैतिज रूप से धरातल के समांतर तो उसे पवन हम कहते हैं, पवन चल रही है। और यही हवा जब ऊर्ध्वाधर चलने लगती है ऊपर की तरफ तो इसे हम धारा कहते हैं। धारा, संवहनी धारा गर्म होने की वजह से जब हवा ऊपर उठती है तो उसे संवहनी धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, संवहनी वर्षा हमें तभी प्राप्त होगी जब हवा ऊपर की तरफ गति करते। तो ऊपर की तरफ हवा तभी गति कर सकती है जब वो गर्म किया जाए, उसे गर्म होकर के हवा ऊपर की तरफ गति करती है। तो संवहनी वर्षा कैसे होगी? संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। अगर परिभाषा पूछी जाए तो सीधी सी बात है, संवहनी धाराओं के कारण जब हवा ऊपर जाती है उस वजह से जब वर्षा होती है तो उसे संवहनी वर्षा कहा जाता है। ये लाइन आप लिख लीजिएगा। संवहनी धारा के कारण हवा के ऊपर उठने से जब वर्षा होती है तो उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। कैसे होगा ये? देखिए, धरातल है, धरातल का गर्म होना, धरातल का गर्म होना। धरातल कैसे गर्म होता है? जब हम सोलर रेडिएशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, सौर विकिरण का, उस चैप्टर को रिवाइज करिएगा और देखिएगा धरातल कैसे गर्म होता है। या पृथ्वी का ऊष्मा बजट चैप्टर में भी हमने आपको समझाया था कि सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती हैं वो पृथ्वी से टकराती हैं और पृथ्वी उसमें से कुछ % विकिरण को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है।
आप हमें कमेंट करके बताएं कि सूर्य से आने वाले विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी जो है वो ग्रहण कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। बाकी बहुत सारा हमने आपको बताया था, बादल से टकरा के हवा में और सब इधर उधर बिखर जाता है। कितना % पृथ्वी ग्रहण करती है वो आप परसेंटेज बताएं। तो जब धरातल गर्म होगा तो क्या धरातल के संपर्क में जो हवा है वो गर्म नहीं होगी? कंडक्शन के तहत, चालन के तहत अगर संपर्क में हवा है तो धरातल से एनर्जी जो है, ऊष्मा जो है वो हवा के अणु में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो अणु ऊपर की तरफ गति करेगा, उसका स्थान जो है दूसरा लेगा। इससे एक करंट स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो कंडक्शन के थ्रू जो है हवा के कण गर्म होंगे, उसके बाद में कन्वेक्शनल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगी। देखिए उसको आप चैप्टर पूरा पढ़िएगा, हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। धरातल का गर्म होना जिससे क्या होगा, वायु, और यहाँ पर हम लिखेंगे आर्द्र वायु, आर्द्र वायु का गर्म होना। देखो जब धरातल गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो जल के स्रोत हैं, समुद्र, तालाब है, सागर है, महासागर है, और वहाँ से पानी भी वाष्पीकृत होगा। तो पानी वाष्पीकृत होगा, जलवाष्प बनेगी, तो जलवाष्प उस हवा में आएगी। हवा जो है वेट हो जाएगी, नम हो जाएगी, जिसको हम ह्यूमिड एयर या आर्द्र वायु कहेंगे। तो वायु का गर्म होना, वायु गर्म होगी तो वायु ऊपर उठेगी। इस तरह से वायु का ऊपर उठना, ऊपर उठना गर्म होकर के, गर्म होकर हवा का ऊपर उठना ये ज़रूरी है। देखो हवा कई कारण से ऊपर उठ सकती है, यहाँ पे हवा के ऊपर उठने का कारण क्या है, गर्म होना। गर्म होने की वजह से वायु के अणु जो है वो ऊपर की तरफ गति करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, संवाहनीय धारा कहेंगे। संवाहनीय धारा, ऊपर की तरफ गति करती है वायु, इस तरह से संवाहनीय धारा शुरू हो जाएगी, हवा ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो आगे की प्रक्रिया जो भी हमने आपको पढ़ाई थी कि हवा ऊपर जाएगी तो हवा का आयतन प्रसार होगा, ठंडी होगी, संघनन होगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी। इस वजह से क्या होगा, ऊपर उठना, और फिर इससे क्या होगा, संघनन एवं बादल, और फिर क्या होगा, वर्षा। तो ये तो चीज़ पूरी हमने आपको डिटेल में बताई है, वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है कि वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी हवा ऊपर जाएगी तो जब वो ठंडी होगी तो वो कहीं ना कहीं जा कर के नीचे उतरेगी भी, जा कर के यहाँ से वायु का उतरना होगा, क्योंकि हवा ऊपर उठते उठते अंतरिक्ष में नहीं चली जाएगी। अगर कहीं से हवा उठ रही है तो निश्चित तौर से वो हवा जा कर के किसी न किसी स्थान पे उतरेगी जा कर के, और जहाँ पर उतरेगी जा कर के वहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण होगा। और जहाँ से हवा उठती है वहाँ हमेशा लो प्रेशर का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ की हवा ऊपर चली जाती है। यहाँ की हवा ऊपर चली गई तो यहाँ दबाव कम हो गया, लो प्रेशर, और फिर ये हवा यहाँ बादल बना के वर्षा की ठंडी हवा वो कहीं जा कर के उतरेगी, हाई प्रेशर वहाँ पे बनेगा, और जहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवा चलने लगेगी, क्योंकि ये स्थान भी खाली नहीं रह सकता। यहाँ की हवा ऊपर गई तो यहाँ से हवा यहाँ की जगह पूरी करने के लिए आ जाएगी, और ये जो क्षैतिज रूप से हवा चलती है इसको पवन कहा जाता है। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसको कन्वेक्शनल साइकिल कहा जाता है। तो संवाहनीय धारा आप समझ गए। संवाहनीय धारा क्या होती है, हवा का गर्म होकर के ऊपर की तरफ गति करना कन्वेक्शनल करंट है, और इसकी वजह से बारिश का होना कन्वेक्शनल रेनफॉल है। अब बारिश कैसे होती है वो प्रक्रिया सेम वही आपको कॉपी करनी है जो हमने पीछे आपको बताया है। अब इस प्रकार की बारिश आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है जो क्षेत्र ज़्यादा गर्म होते हों वहीं आपको देखने को मिलेगी। तो अधिकतर ये बारिश जो है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा
अधिकतर यह वर्षा कहाँ होती है? विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो मध्य लाइन होती है जिसको 0 डिग्री से, इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। इक्वेटर, विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो इक्वेटेरियल जो रीजन होता है वहाँ पे सर्वाधिक वर्ष भर गर्मी रहती है। वर्ष भर वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, इस वजह से यहाँ की हवा हमेशा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है और इन क्षेत्रों में लगभग प्रतिदिन दोपहर के बाद में वर्षा होती है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे कि यहाँ लगभग प्रतिदिन दोपहर के बाद 2-3 बजे के आसपास, दोपहर के बाद 12 बजे के बाद में वर्षा होती है, इस प्रकार की होती है और 3-4 बजे तक बंद भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन रात होती रहती है, क्योंकि बाद में मौसम ठंडा होगा, कन्वेक्शनल करंट बंद हो जाएगी और वर्षा बंद 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए वर्षा होती है गरज चमक के साथ में और फिर शाम तक बंद हो जाती है प्रतिदिन। तो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, विषुवत रेखा पे जितने देश पड़ते हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों, ब्राज़ील वगैरह हों, वहाँ सब क्षेत्रों में आपको रेगुलर पर डे बारिश देखने को मिलती है। इसीलिए आप देखते हो कि अमेज़न जो नदी है, ब्राज़ील में जो क्षेत्र है वहाँ पे अमेज़न के वन जो हैं वो वर्षा वन है, वहाँ प्रतिदिन वर्षा होती ही रहती है। तो इस तरह की वर्षा संवहनी वर्षा कहलाती है। दूसरे प्रकार की जो वर्षा है वो है पर्वतकृत वर्षा। होने की वही प्रक्रिया है, हवा के उठने का जो कारण है इसमें वो है पर्वत। अब देखिए पर्वतीय वर्षा जो है वो विश्व में जितनी वर्षा होती है उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो सेकंड टाइप वाला है, यानी कि पर्वत के कारण जो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा होती है क्षेत्रों में। इसीलिए अक्सर आप पढ़ते हो कि पर्वत जो होते हैं वो वर्षा कराते हैं। तो कैसे वर्षा कराते हैं उसको समझें ज़रा। इस तरह से कोई पर्वत है, ये है आपका पर्वत। जब भी कोई हवा, कोई गर्म हवा है, गर्म एवं आर्द्र हवा है और ये चल रही है, इस तरह से चल रही है और ये किसी पर्वत से जाके टकरा गई। देखिए पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि हवा का गर्म होकर के ऊपर उठना, यहाँ पे गर्म होकर ऊपर नहीं उठ रही, यहाँ पे ये क्षैतिज गति कर रही थी, बीच में पर्वत आ गया और पर्वत से हवा टकरा गई तो उसमें वेग है, तो पर्वत फाड़ के बाहर नहीं निकल जाएगी, वो उसकी दिशा बदल जाएगी और पर्वत के ढाल के सहारे वो हवा ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी और पर्वत की चोटी पे जा कर के फिर वो जो है नीचे की तरफ ढाल के सहारे फिर से उतरने लगेगी। इस तरह से ये प्रक्रिया यहाँ पर होगी। गर्म एवं आर्द्र हवा, वार्म एंड वेट एयर, ये पर्वत से टकरा करके ऊपर की तरफ गति करती है। तो ये हवा जा रही थी, फिर क्या हुआ, ये हवा पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है। बस वही सेकंड वाले पॉइंट पे हम आ गए कि हवा ऊपर उठती है किसी कारण से, तो यहाँ पे हो गया पर्वत से टकराकर, इसीलिए इसको कहा गया ओरोग्राफिक रेन, यानी पर्वत के कारण होने वाली वर्षा। अब हवा टकरा करके ऊपर उठी तो बाकी प्रक्रिया हमने आपको बताया है कि हवा ठंडी होगी। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, ठंडी होगी, ठंडी होने से RH जो है वो 100% हो जाएगा। उसके बाद में संघनन होगा तो इस तरह से बादल बनेगा और बादल बनेगा तो रेनफॉल होगा। बाकी प्रक्रिया वही है, बस केवल जो कारण है हवा का उठने का वो यहाँ पर क्या है, पर्वत है, इसीलिए ये इसको पर्वत के कारण होने वाली वर्षा कहा जाता है। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं जानना पर्वत वाली रेन में, कि पर्वत से टकरा करके जब हवा ऊपर की तरफ चढ़ती है तो पर्वत के 2 सिरे होते हैं।
एक तो एक ढाल ये हो गया जिधर से हवा चल रही थी, और एक ढाल ये हो गया जिधर हवा उतर रही है। तो दोनों ही तरफ प्रक्रिया में अंतर होगा। इधर हवा चढ़ रही है, इस वजह से क्या होगा, हवा का तापमान गिरेगा, ठंडी होती जाएगी हवा। और जिधर हवा नीचे उतर रही है उधर जो है हवा, ऊपर आयतन ज़्यादा था, नीचे धीरे धीरे आयतन कम होगा। तो यहाँ पर एडियाबेटिक जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। इधर जब हवा चढ़ रही थी तो इसके अंदर जलवाष्प थी, बहुत सारी नमी थी, और वो जाकर के बादल बन गई और पानी बरस गया। जब इधर हवा उतर रही होगी तो इसके पास में जलवाष्प होगी या नहीं होगी? होगी, थोड़ी बहुत मात्रा में बच जाएगी, तो बहुत कम मात्रा में जलवाष्प बचेगी। और जब यहाँ हवा टॉप पे होगी तो थोड़ा बहुत संघनन होगा, थोड़ी बहुत रेन, बिल्कुल कम मात्रा में रेन भी होगी। लेकिन जैसे जैसे हवा नीचे आती जाएगी वो गर्म होती जाएगी, गर्म होगी तो फिर संघनन की क्रिया बंद हो जाएगी। इस वजह से वर्षा बहुत कम होगी। तो इधर वर्षा नहीं होगी, इधर वर्षा होगी। तो 2-3 चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं उसको आप जानें। जिधर से हवा चढ़ती है इसको कहा जाता है पवनमुखी ढाल, इसे कहते हैं पवनमुखी ढाल, विंडवार्ड साइड या स्लोप, विंडवार्ड स्लोप। और जो जिधर से हवा उतरती है इसको कहते हैं पवन विमुखी ढाल, विमुखी ढाल। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लीवार्ड, LEE, लीवार्ड स्लोप। ये हो गया, और ये इधर को हो गया जिधर हवा उतर रही है। जो पवनमुखी ढाल है इधर वर्षा प्राप्त होती है, पवनमुखी ढाल पे जो होते हैं इधर वर्षा प्राप्त होती है। और जो पवन विमुखी ढाल है इधर वर्षा नगण्य प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, बहुत कम, ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो नहीं, लेकिन बहुत कम प्राप्त होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। यानी इधर जो शहर गांव होंगे उनको पानी नहीं मिलेगा वर्षा का, यानी रेन शैडो एरिया। और पानी क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण हमने आपको समझाया। उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहली एक तो बात है कि जलवाष्प अत्यधिक कम होती है, अत्यधिक कम रह जाती है, पहला कारण ये है। दूसरा, नीचे उतरती वायु का ताप बढ़ता है और इस कारण से संघनन नहीं होता, संघनन नहीं होता। यानी दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो जलवाष्प ही नहीं है, जितना था सब इधर ही बरस गया, बहुत कम बची तो थोड़ा ऊपर बादल बने, थोड़ी सी बारिश हुई और बाकी हवा जैसे से नीचे आती गई संघनन खत्म हो गया, जिससे इधर वर्षा नहीं होती, इसीलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं अपने इंडिया में। अगर हम पर्वत को मान लें कि ये पर्वत जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ है इंडिया में? अगर आप इंडिया के मैप पे देखोगे तो ये गुजरात हो गया, ये हमारा इंडिया है, राजस्थान ये। तो यहाँ पे इस तरह से पर्वत है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में जितने इधर मिलेंगे, जैसे मुंबई है, महाबलेश्वर है, यहाँ सब आप देखोगे बहुत सी वर्षा होती, बहुत सारी वर्षा होती, क्योंकि इधर से जब हवाएं जाती हैं तो वो इस पर्वत से टकरा के इस साइड में वर्षा करती हैं। लेकिन इधर जाओगे जब उस साइड में तो पूना पड़ता है, पुणे में वर्षा नहीं होती। यानी कि इधर अगर एग्जाम्पल की बात करो तो आप कह सकते हो कि मुंबई में खूब वर्षा होती है, महाबलेश्वर में होती है, महाबलेश्वर,
ये सब इस साइड में पड़ते हैं, विंडवार्ड साइड में। और इधर जब हवा उतरती है तो इधर आप पुणे यहाँ वर्षा कम होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि मुंबई में या महाबलेश्वर में खूब झमाझम बारिश होती है, लेकिन वहीं पुणे इत्यादि में वर्षा बहुत कम होती है। तो आपको यही समझाना पड़ेगा कि ये ओरोग्राफिक रेन की वजह से होता है, जिसमें वर्षा होने का कारण है पर्वत, और पर्वत के विंडवार्ड साइड पे ये दोनों स्थित हैं। और सारी सिचुएशन आप समझाएंगे कि विंडवार्ड साइड पे क्यों वर्षा होती है और फिर लीवार्ड साइड पे वर्षा क्यों नहीं होती है, जिधर पुणे स्थित है। तो बड़ी आसानी से आप इसे समझा ले जाएंगे। तो ये कौन सा टाइप हुआ हमारा, पर्वतकृत वर्षा। जब आप इसे लिखेंगे तो जो भी हमने घटनाक्रम आपको पहले समझाया था वर्षा होने का, वो पूरा घटनाक्रम आप लिखेंगे, किस तरह से कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती, कैसे बादल बनते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको हवा के उठने का कारण समझाया है। अब तीसरा जो टाइप है चक्रवाती वर्षा, उसको ज़रा समझें। चक्रवाती वर्षा क्या है? यहाँ पर भी आपको सिर्फ इतना जानना है कि वर्षा होने के लिए हवा के ऊपर उठने का कारण चक्रवात है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उसको भी हम जानेंगे। तो हेडिंग हमारी है चक्रवातीय वर्षा। इसको फ्रंटल रेन भी कहते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। फ्रंट कैसे बनते हैं, कैसे होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। तो इसमें पहले एक लाइन लिखें कि ये वर्षा चक्रवाती वर्षा क्यों है। तो इसमें आप लिखोगे कि चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा है, होने वाली वर्षा। अब वर्षा वैसे ही होती है, सिर्फ हवा के ऊपर उठने का रीज़न यहाँ पे चक्रवात है। अब इस चक्रवाती वर्षा को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि चक्रवातों पर अलग से क्वेश्चन आते हैं। दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। तो कैसे वर्षा होती है चक्रवात की, तो इस क्लास में बहुत डिटेल में हो जाएगा, लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम चक्रवातों पर अलग क्लास करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये लिख लिया कि चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, चक्रवाती वर्षा कहलाती है। चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, इतना आप जान लीजिए। चक्रवात जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले चक्रवात को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अंग्रेजी में इसे कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अंग्रेजी में इसे कहेंगे टेम्परेट साइक्लोन। देखिए, जैसा नाम से जाहिर है कि ये चक्रवात कहाँ आते होंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यानी ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और ये टेम्परेट एरियाज़ में यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। भूगोल में अक्सर आपको ये शब्द सुनने को मिलता है, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। अक्सर कुछ लोग इसमें भी भ्रमित हो जाते हैं कि ये कटिबंधीय क्या चीज़ होता है, इसको भी ज़रा समझ लें। देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? उष्ण कटिबंध, देखो पृथ्वी इस तरह से आपको कई भागों में है। पहले भी हमने आपको बताया अक्षांश वाले चैप्टर में कि ये होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाइन, जिस 0 डिग्री जो है सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री लाइन होती है, जिसको कहते हैं विषुवत अक्षांश 0 डिग्री। और यहाँ पर आपकी होती है कर्क रेखा, यहाँ होती है मकर रेखा, मकर और कर्क। इसी के बीच में सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क से मकर के बीच में लंबवत किरणें साल भर इसमें रहती हैं। अक्षांश और टेम्परेचर और सोलर विकिरण वाले चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में हमने बताया हुआ है। तो ये उष्ण रहेगा, गर्म रहेगा, और ये पृथ्वी के चारों तरफ एक बेल्ट के रूप में है। पृथ्वी गोल है गेंद के रूप में, तो ऐसा नहीं कि इतना कोई चौकोर एरिया है, ये पीछे भी है। तो इसको कहा जाता है कटिबंध। कटिबंध, कटि मीन्स होता है गर्म, और बंध मतलब बांधने वाला। कटि मतलब होता है कमर,
और बंद मतलब पेटी। तो कमर में बांधने वाली जैसे पेटी होती है वैसे इसको एक बेल्ट आप माने तो ये हो गया आपका कटिबंध। तो जो गर्म है क्षेत्र वही है उष्ण कटिबंध बेल्ट, और इसमें जो साइक्लोन आते हैं, जो चक्रवात बनते हैं इस एरिया में, उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इसके बाद में आपका जो है 2 और लाइनें अक्षांश हमने आपको बताई थी, एक होती 66.5 डिग्री नॉर्थ पे और एक 66.5 डिग्री साउथ में, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त। तो ये जो बीच का एरिया होता है दोनों तरफ, ये ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है, यानी ये थोड़ा थोड़ा शीत भी होता है, थोड़ा थोड़ा उष्ण भी होता है। तो इसको शीतोष्ण या अंग्रेजी में इसे टेम्परेट कहा जाता है। तो कटिबंध का वही मतलब है बेल्ट, यानी ये भी एक बेल्ट है और वो भी एक बेल्ट है। तो ये जो एरिया है और ये वाला एरिया, इसमें जो साइक्लोन आते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात कहा जाता है, टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है, और इनके वजह से जो वर्षा होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। तो ये वर्षा के 3 रूप हैं। अगर वर्षा के वितरण पे हम बात करें तो देखिए यहाँ विषुवत रेखा क्षेत्र में कई प्रकार से वर्षाएं होती हैं, इसीलिए विषुवत रेखी क्षेत्र में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा जो होती है वो कम होती जाती है। ये सामान्यतः नियम है, किसी स्थान विशेष पे अपवाद भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ओवरऑल एवरेज अगर देखेंगे तो विषुवत पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं वर्षा कम होती जाती है। अगर हम 0 डिग्री से 40 डिग्री तक के बीच की बात करें दोनों तरफ, तो इन क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर ज़्यादा वर्षा होती है। यानी कि अगर हम कोई महाद्वीप का क्षेत्र इन क्षेत्र में है 40 तक, 40 लगभग यहाँ जाएगा, 0 से लेके 40 के बीच में, तो वहाँ पर जो महाद्वीप होंगे उनके पूर्वी तटों पर ज़्यादा वर्षा होती है। ये सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। और 40 से ऊपर जब बढ़ेंगे 65 तक, 40 से लेके 65 तक, तो वहाँ चलती हैं पछुआ पवनों का ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसलिए उन क्षेत्रों में जो महाद्वीप होते हैं उनके पश्चिमी तटों पर ज़्यादा वर्षा देखी जाती है सामान्यतः। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, तो ये होता है। अगर पूरी दुनिया का एवरेज देखें वर्षा का, तो सबसे ज़्यादा वर्षा का कारण जो है वो पर्वतकृत वर्षा होता है। ये वाली वर्षा पर्वत के कारण वर्षा होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में। और जहाँ जहाँ पर्वत समुद्र तट के समांतर होते हैं, जैसे कि ये कोई पर्वत है और ऐसा ही समुद्र का तट है, तो इसी के समांतर है पर्वत, तो जहाँ जहाँ पे पर्वत की जो फैलाव है वो समुद्र तट रेखा के समांतर होता है, वहाँ वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि समुद्र की तरफ से आने वाली हवाएं उससे टकराती हैं। अगर ये पर्वत इस तरह न हो करके इस तरह से हो जाए तो फिर इससे टकराने का जो चांस है वो कम हो जाएगा, तो वर्षा कम होगी। तो जहाँ जहाँ पर्वत तटरेखा के समांतर होते हैं वहाँ वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा देखने को मिलती है। पूरे ग्लोब पे अगर देखें तो समुद्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और महाद्वीपों में कम होती है, यानी महाद्वीपों से ज़्यादा वर्षा जो है सागरी क्षेत्रों में देखी जाती है। अगर हम महाद्वीप और सागर तट की बात करें तो तट वाले क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, अंदर महाद्वीप में उसकी अपेक्षा कम वर्षा होती है। तो इस तरह से वर्षा के लिए कई फैक्टर भी होते हैं स्थानीय, कुछ जगहों पे अपवाद भी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोबारा देख करके वीडियो। तो इस क्लास में हमने वर्षा के कई प्रकार देखे। चक्रवातों पर हम दोनों ही चक्रवात के लिए अलग अलग क्लास करेंगे और फिर हम आगे की क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।